मैं विक्रम स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल लर्न विद संस्कृत गुरु में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए पुनः उपस्थित हुआ हूं एक नई वीडियो श्रृंखला लेकर के, जिसमें हमारा विषय है छंद। दोस्तों, बात करें छंद की, उससे पहले देख लें छंद होता क्या है। छंद होता है अक्षरों की गिनती। क्या होती है? अक्षरों की गिनती। यानी जैसे मान लो मैंने एक शब्द लिखा, कुछ भी मान लो, जैसे अहम शब्द लिखा, ठीक है। तो इस अहम शब्द में कितने अक्षर हैं? तो 1, 2, और ये क्या है? अधूरा अक्षर है, तो इसको पूरा नहीं मानेंगे। तो यहाँ कितने अक्षर हैं? तो 2। तो यहाँ अक्षरों की ये गिनती है, यही क्या कहलाएगी? छंद कहलाएगी। बाकी हम आगे देखेंगे। तो इसकी परिभाषा देखें, तो यद अक्षरम परिमाणम तत्छंदः, यानी जहाँ अक्षरों की गिनती या परिगणन किया जाता है वह क्या होता है? छंद होता है। क्या होता है? छंद। यानी जहाँ पर अक्षरों की गिनती या परिगणन का अर्थ भी क्या होता है? गिनती ही होता है। यानी जहाँ अक्षरों की गिनती की जाती है वह क्या कहलाती है? छंद कहलाती है। दोस्तों, पाणिनि शिक्षा में छंदों के महत्व को प्रतिपादित किया, अर्थात छंदों के महत्व को बताया गया है। महर्षि पाणिनि ने छंद को वेद के पैर बताएं। क्या बताएं? वेद के पैर। उन्होंने कहा है छंद पादो तु वेदस्य, अर्थात 6 वेदांगों में छंद शास्त्रों को वेदों का पैर माना गया है। यानी पाणिनि शिक्षा में छंद को क्या माना गया है? वेदों के पैर। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है 1-2 बार परीक्षा में भी। तो छंद को वेदों के क्या कहे गए हैं? पैर कहे गए हैं। यानी इसके अभाव में, यानी जिस प्रकार से पैर के अभाव में व्यक्ति पंगु अर्थात लंगड़ा हो जाता है, उसी प्रकार से क्या होता है? छंद का यदि जिस व्यक्ति को ज्ञान नहीं हो और व्याकरण का ज्ञान नहीं हो, तो वह व्यक्ति क्या हो जाता है? लड़खड़ाने लग जाता है, लंगड़ाने लग जाता है। छंद 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो मात्रिक छंद और एक वर्णिक छंद। छंद कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के छंद। तो मात्रिक छंद में क्या होता है? मात्राओं की गणना। क्या होता है? मात्राओं की गणना। और वर्णिक छंद में क्या होता है? वर्णों की गणना। किसकी गणना? वर्णों की गणना। ये 2 प्रकार के छंद होते हैं, ठीक है। देखिए, मात्रिक छंदों में मात्राओं की गणना के आधार पर छंद का निर्धारण किया जाता है, जबकि वर्णिक छंद में क्या किया जाता है? वर्णों के गण बनाकर, यानी वर्णों की गण व्यवस्था कौन सी होती है? यगण, जगण, मगण, तगण, ये वाले सारे क्या हैं? वर्ण व्यवस्था है। तो वर्णिक छंद में क्या होता है? वर्णों की गण बनाकर छंद का निर्धारण किया जाता है। वर्णिक छंदों में वर्णों की संख्या निश्चित होती है। इनमें लघु और दीर्घ का क्रम भी निश्चित होता है, जबकि मात्रिक छंदों में इस क्रम का होना अनिवार्य नहीं है। यानी मात्रिक जो छंद होते हैं उसमें यह क्रम आवश्यक नहीं है, लेकिन जो वर्णिक छंद है उसमें वर्ण का क्रम और ह्रस्व और दीर्घ, ह्रस्व व गुरु व्यवस्था क्या होनी चाहिए? पहले से निश्चित होती है, ठीक है दोस्तों। वर्णिक छंद भी 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। वर्णिक छंद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। जैसे पहला प्रकार है समवृत। कहाँ? समवृत, अर्थात जहाँ श्लोक के चारों पादों में वर्णों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। एक श्लोक के कितने पैर होते हैं? 4। यानी जहाँ पर थोड़ा सा विराम लिया जाता है, यति लगाई जाती है, वहाँ उस पूरे को क्या कहा जाता है? पाद कहा जाता है। और वहाँ उन पादों में की संख्या क्या होती है? चारों पादों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। तो वो कौन से होते हैं? समवृत। सम का अर्थ भी क्या होता है? बराबर ही होता है। और ये अपने छंद कौन कौन से हैं? एक तो इंद्रवर्जा, वसंतलिका और उपेंद्र वर्जा। इस प्रकार की ये जो छंद हैं वो क्या हैं? समवृत छंद है। ऐसे ही अर्ध समवृत का मतलब आद्य आद्य बराबर। यानी यहाँ श्लोक के प्रथम व तृतीय पाद, द्वितीय व चतुर्थ पाद में वर्णों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। जैसे वियोगिनी, पुष्पित, ताग्रा आदि, ठीक है। और एक होती है विषमवृत्त छंद। एक कौन से होते हैं? विषमवृत्त।
जहाँ पर श्लोक के प्रत्येक पाद में वर्णों की संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे गाथा, उद्गाथा, ये छंद हैं वो क्या होते हैं, विषमवृत्त। तो छंदों की कितने प्रकार बताए गए हैं, 3 प्रकार। कितने, 3। पहला समवृत्त, दूसरा अर्धसम और तीसरा विषमवृत्त। सम का मतलब चारों पादों की संख्या क्या होती है, चारों पादों में वर्णों की संख्या बराबर। अर्धसम में दूसरे चौथे की और पहले तीसरे की वर्णों की संख्या क्या होती है, बराबर। और विषमवृत्त में चारों पादों में संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों, छंद में मात्राओं की गणना किस प्रकार से होती है। मात्राओं की गणना के लिए क्या होता है, हमारे सामने 2 प्रकार के वर्ण पाए होते हैं। कितने, 2 प्रकार के वर्ण। एक तो होता है हर स्वर, और मात्राओं में तो क्या होता है, स्वर होते हैं। और स्वर भी कितने प्रकार के होते हैं, 2, हर्स्व और गुरु या दीर्घ। हर्स्व या गुरु या दीर्घ। ठीक है। तो हमें क्या करना है, हर्स्व स्वर की मात्रा को 1 मात्रा मानना है, और दीर्घ स्वर की मात्रा को कितनी मात्रा मानना है, 2 मात्रा मानना है। तो इस प्रकार से हमें मात्राओं की गणना करनी है। यानी हर्स्व स्वर हो तो उसकी मात्रा कितनी गिननी है, 1, और दीर्घ स्वर हो तो उसकी मात्रा कितनी गिननी है, 2 मात्राएं गिननी है। ऐसे वर्ण और अक्षर की क्या होती है भाई, हर्स्व मात्रा वाला वर्ण क्या कहलाएगा, लघु कहलाएगा, और दीर्घ मात्रा वाला वर्ण क्या कहलाएगा, गुरु कहलाएगा। जैसे ए की मात्रा लग गई, जैसे क है, तो ये क्या हो जाएगा, लघु। और एक आ की मात्रा लगी, जैसे पा हो गया, का हो गया, ये क्या हो गई, गुरु हो गए। क्या हो गए, गुरु हो गए। तो क को तो हमें क्या मानना है, लघु मानना है, और पा या का को क्या मानना है, गुरु मानना है। ठीक है। अब पाद की बात करें तो श्लोक का चतुर्थांश क्या कहलाता है, पाद कहलाता है। श्लोक का चतुर्थांश यानी चौथा अंश क्या कहलाता है, पाद कहलाता है। इस प्रकार से ये भी आपके प्रश्न में पूछा जा चुका है पीछे परीक्षाओं में कि भाई श्लोक का पाद किसे कहते हैं। तो श्लोक का चतुर्थांश क्या कहलाता है, पाद। या छंद में पाद किसे कहा जाता है, तो चतुर्थांश यानी चौथे भाग को क्या कहा जाता है, पाद कहा जाता है। अब इसमें क्या है, 2 प्रकार के पाद होते हैं, एक तो विषम पाद और एक समपाद। विषम पाद का मतलब क्या होता है, प्रथम व तृतीय पाद को क्या कहते हैं, विषम पाद यानी अयुक, और द्वितीय व चतुर्थ को क्या कहते हैं, सम यानी युक। ये अलग अलग नाम हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं। पाद कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक तो सम जिसको युक भी कहा जाता है, एक विषम को क्या कहा जाता है, अयुक। ये चीज़ भी ध्यान रखने वाली है, बाकी इतनी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अब बात करें यति की, तो यति एक पाद को पढ़ने के लिए बीच में लिया जाने वाला विराम क्या कहलाता है, यति। यानी एक पाद को पढ़ा जाए और उस पाद को पूरा करने पर बीच में हल्का सा क्या होता है, विराम लिया जाता है, तो वो विराम क्या कहलाएगा, यति कहलाएगा। प्राय प्रत्येक छंद के पाद के अंत में तो यति होती है, लेकिन बीच बीच में भी उसका स्थान क्या होता है, निश्चित होता है। यानी संस्कृत का नियम होता है, कोई श्लोक यदि हम पढ़ें तो उसमें हम जहाँ चाहे वहीं नहीं रुक सकते, उसकी क्या होती है, यति निश्चित होती है। और प्रत्येक छंद की यति भिन्न भिन्न मात्राओं या वर्णों के बाद प्राय होती है। यानी प्रत्येक छंद की यति कहाँ होती है, भिन्न भिन्न मात्राओं या वर्णों के बाद होती है। तो वही क्या कहलाती है, जहाँ भिन्न भिन्न मात्राओं और वर्णों के बाद में रुका जाए वो क्या कहलाती है, यति। तो यति किसे कहते हैं, यानी वर्णों या अक्षरों के बाद में जहाँ पर विराम लिया जाए वो क्या होती है, यति कहलाती है। अब देखो यति के लिए सांकेतिक शब्द, यानी यति छंदों में यति जहाँ प्रयुक्त होती है उनके लिए सांकेतिक शब्द क्या क्या है। यानी जिस छंद में एक यति हो, उसके लिए चंद्र और पृथ्वी काम में लिया जाता है। 2 यति हो तो पक्ष और नेत्र काम में लिया जाता है। 3 यति हो तो गुण, अग्नि या राम काम में लिया जाता है। 4 क्या होते हैं, युग, वर्ण, अंबुधि, आश्रम, वेद, ये सारे इनकी संख्या कितनी है, 4। तो जहाँ पर 4 यतियाँ हो तो उस छंद के पाद को क्या कहा जाएगा, वेद, आश्रम,
अम्बुदी वर्ण युग, इनमें से 5 हो तो इंद्रिय, भूत, सर, तत्व, ये 5 हो जाएंगे। रस हो 6 हो तो रस, शास्त्र, ऋतुएं, ये सारी कितनी है 6। तो फिर उस चतुर्थांश पद को क्या कहा जाएगा, ऋतु, शास्त्र या रस, जहाँ पर 6 यतियाँ हो। और 7 हो तो अश्व, मुनि, नग, लोक, स्वर। 8 हो तो वसु, याम, सिद्धि, भोगी, ये सारी क्या है 8। और यदि 9 यतियाँ हो तो निधि, द्रव्य, ग्रह, अंक। 10 हो तो दिशा और अवतार। 11 हो तो रुद्र और 12 हो तो सूर्य और मास। यानी सूर्यों की संख्या कितनी बताई है, 12। हर माह का और माह भी कितने होते हैं, 12। और हर एक माह का सूर्य कितना क्या बताया गया, अलग अलग बताया गया। इसमें विशेष हमें क्या ध्यान रखना है कि भाई छंद के लक्षण में यति को तृतीय विभक्ति से व्यक्त किया जाता है। कौन सी विभक्ति, तृतीय विभक्ति। ये चीज ध्यान रखनी है कि भाई छंद की यति कौन सी विभक्ति की होती है, तृतीय विभक्ति की। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है दोस्तों। अब बात करें छंदों में लघु और गुरु व्यवस्था की। किसकी, लघु और गुरु व्यवस्था की। तो पहले लघु की बात करें तो लघु किसे कहते हैं, हर्स्व को। किसे कहते हैं, हर्स्व, अर्थात छोटे को। छोटे कौन कौन से होते हैं, जैसे छोटे स्वर माने तो ए, ई, उ, री और लृ। ए, ई, उ, री और लृ, ये सब क्या है, हर्स्व स्वर हैं और इन्हें क्या माना जाएगा, लघु माना जाएगा। क्या माना जाएगा, और लघु माना जाएगा। और छंद की गणना करने के लिए इनके लिए चिन्ह कौन सा प्रयोग लिया जाएगा, ऐसे सीधी लाइन। क्या काम में लिया जाएगा, सीधी लाइन, यानी एक के समान। ठीक है। अब बात करें गुरु की, तो गुरु दीर्घ स्वरों के लिए, दीर्घ स्वर कौन कौन से, आ, ई, उ, री, ए, ओ, ए, ओ, ऐ, औ को क्या माना जाएगा, गुरु माना जाएगा। क्या माना जाएगा, गुरु। और इसके लिए चिन्ह कौन सा होगा, इस प्रकार से अपना एस के जैसा। किसके जैसा, एस के जैसा। तो लघु का चिन्ह क्या हो गया, लघु का चिन्ह हो गया ऐसे। और गुरु के लिए, गुरु के लिए चिन्ह हो गया अपना अंग्रेजी वर्णमाला के एस के जैसा। क्या हो गया, एस के जैसा। ठीक है। अब देखें लघु और गुरु के लिए कुछ विशेष नियम हैं। विशेष नियम क्या क्या है कि भाई हमें ध्यान क्या रखना है भाई, एक तो हमें पता चल गया कि भाई छोटे स्वर हैं, यानी हर्ष स्वर क्या हो गए, हमेशा लघु होंगे। और दीर्घ स्वर क्या होंगे, गुरु होंगे। उनके अलावा जैसे मान लो कोई संयुक्त वर्ण आ गया, क्या आ गया, संयुक्त वर्ण आ गया। तो संयुक्त वर्ण के पहले वाला, हलंत वर्ण के पहले वाला वर्ण और अनुस्वार युक्त, विसर्ग युक्त वर्ण हर्स्व होते हुए भी क्या माना जाएगा, दीर्घ माना जाएगा। क्या माना जाएगा कि भाई या तो संयुक्त वर्ण आ गया, ठीक है, और हलंत के पहले वाला वर्ण, जैसे मान लो कोई भी, जैसे अहम हमने लिखा, अहम हमने लिखा और इनकी मात्राओं की गणना करनी है, तो ये मैं हलंत है, इससे पहले वाला वर्ण हमें क्या मानना है, दीर्घ मानना है। ठीक है। अनुस्वार, इसी को मान लो हम अनुस्वार मान लें, तो अनुस्वार युक्त वर्ण, विसर्ग युक्त वर्ण हर्स्व होते हुए भी क्या माना जाएगा, दीर्घ माना जाएगा। जैसे मान लो ये राम शब्द है, इसके आगे विसर्ग आ गया, या फिर रामम हो गया, या फिर इस प्रकार से रामम हो गया, तो ये वर्ण अपना क्या है, लघु है। लेकिन इसकी वर्ण की गणना करते समय हमें चिन्ह कौन सा प्रयोग में लेना है, दीर्घ। इस प्रकार से इनके वर्णों की गिनती क्या हो जाएगी, मात्राओं की गिनती क्या हो जाएगी, 2 और 2 4 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। इसको संक्षेप में जाने तो ए, ई, उ, री, लृ क्या हो जाएंगे, हर्स्व। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ क्या हो जाएंगे, दीर्घ। संयुक्त वर्ण अक्षर और तत्र आदि के पूर्व वाला वर्ण क्या कहलाता है, दीर्घ कहलाता है। हलंत वर्ण के पहले वाला वर्ण भी क्या कहलाता है, दीर्घ कहलाता है। अनुस्वार युक्त वर्ण, अनुस्वार युक्त वर्ण में जैसे मान लो ये पंकज शब्द है, पंकज में पाए क्या कहलाएगा, दीर्घ कहलाएगा। और विसर्ग युक्त वर्ण में रामाय जैसे शब्द है, वो क्या कहलाएगा, दीर्घ कहलाएगा। अब हम इस छंद में एक गण व्यवस्था भी होती है। क्या होती है, गण व्यवस्था। क्या होती है, गण व्यवस्था। ये कुल 8 गण होते हैं। कितने, 8 गण। इनको हम देखें तो गणों की व्यवस्था में छंदों में कुल कितने कितने,
8 वर्ण, अर्थात वर्णिक छंदों में वर्ण गणों के हिसाब से रखे जाते हैं। किसके हिसाब से? गणों के। और ये गण क्या होते हैं? 3 वर्णों के समूह। क्या होते हैं? 3 वर्णों के, अर्थात 3 अक्षरों के समूह होते हैं। कितने अक्षरों के? 3 वर्णों के समूह होते हैं। और इनको अलग अलग नाम भी दिए गए हैं। क्या क्या? पहला है यगण, दूसरा मगण, तीसरा तगण, चौथा रगण, पांचवा जगण, भगण, नगण और सगण। ये सारे क्या है? ये सारे क्या है? अपने गण हैं। और अकेले लघु वर्ण को लय और गुरु वर्ण को क्या कहते हैं? गय कहते हैं। और इन वर्णों को यानी इन गणों को के लिए यानी एक सूत्र भी बनाया गया है। क्या सूत्र है? सूत्र है य माता राज भानस लगा। क्या सूत्र है? य माता राज भानस लगा। तो इन गणों का सूत्र क्या है? य माता राज भानस लगा। यानी यह माता, तो इसमें यगण में कौन कौन से वर्ण हो गए? यगण छंद में यगण में गण में क्या हो गया? यह माता, यह माता। इसके अक्षरों की गिनती करें तो पहला क्या है? लघु, फिर दीर्घ, दीर्घ, है ना। तो यगण क्या हो गया? लघु दीर्घ दीर्घ। फिर दूसरा हो गया मगण। मगण में क्या क्या है? मा ता रा, यानी सारे लघु। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें देखना है। जैसे ये देखो, यगण में क्या कौन कौन से शब्द आएंगे? 3 वर्णों का समूह बनाना है। सूत्र में क्या है? यह माता राज भानस लगा, है ना। तो 3 अक्षरों का, तो यह माता शुरुआत वाले 3 अक्षर, तो ये क्या है? लघु, और मा गुरु, और ता भी गुरु। तो इस प्रकार से क्या हो गया? लघु गुरु गुरु। और इसमें क्या कहा जाएगा? आदि लघु। आदि का अर्थ होता है प्रारंभ। क्या होता है? प्रारंभ। अर्थात प्रारंभ किससे होगा? लघु से होगा। आगे बात करें मगण की, तो मगण का सूत्र क्या होता है? मा तारा, अर्थात सर्व गुरु, यानी गुरु 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 तीनों बड़े हैं, इसका मतलब सर्व गुरु हो जाएगा। फिर तगण, तगण का हो जाएगा ताराज। तो उसमें क्या हो जाएगा? पहले वाले दोनों तो क्या हो जाएंगे? गुरु, और अंत वाला क्या हो जाएगा? लघु। तो अंत लघु, यानी लास्ट वाला क्या हो जाएगा? लघु। जैसे रगण में राजभा, क्या है? राजभा। तो गुरु लघु गुरु, तो मध्य क्या हो जाएगा? लघु। ऐसे जगण में जबहान, जबहान का क्या हो जाएगा? पहला लघु, मध्य गुरु और फिर लघु। तो इसमें क्या हो जाएगा? मध्य गुरु। भगण में भानस, भानस का मतलब जो पहला तो हो जाएगा लघु, और बाकी सॉरी, पहला तो हो जाएगा गुरु, बाकी दोनों लघु। इसका मतलब क्या हो जाएगा? आदि गुरु, यानी प्रारंभ गुरु से। ऐसे नगण, नगण का क्या हो जाएगा? नस्ल, यानी सर्व लघु। क्या हो जाएगा? सर्व लघु। और अंत में हो जाएगा सगण। सगण का सूत्र बच गया सलगा। सलगा का मतलब अंत गुरु। इस प्रकार से ये हो जाएंगे अपने, ये होगी अपनी गण व्यवस्था। गण व्यवस्था किस प्रकार से की है? तो उसका सूत्र क्या है? ये माता राज भान से लेगा। यह माता राज भान से लगा, है ना। तो सबसे पहले यगण, यगण में इन 3 अक्षरों का समूह है। ठीक है। फिर मगण में इन 3 अक्षरों का समूह है। फिर तगण में इन 3 अक्षरों का समूह। इस प्रकार से हमें 3-3 अक्षरों का समूह बनाते जाना है और देखते जाना है कि भाई इसमें 3 अक्षर हैं, तो पहला अक्षर कौन कौन सा है? 3 अक्षर है। तो 3 अक्षरों में पहला कौन सा है? पहला ये, दूसरा मा, और फिर ता। तो ये क्या हो गया? छोटा, फिर दीर्घ, फिर दीर्घ। तो ये अपने क्या हो गए भाई? यगण में क्या हो गया? यगण में हो गया आदि लघु, यानी पहला छोटा है बाकी बड़े हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? प्रारंभ किससे हो जाएगा? लघु से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो ऐसे हमें ध्यान रखना है, इस सूत्र के अनुसार हमें गण व्यवस्था को देखना है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। आगे करेंगे छंदों की चर्चा। ये तो थी छंद की सामान्य प्रक्रिया। 10-12 छंद हैं अपने सिलेबस में, वो देखेंगे बाद में। लेकिन इससे पहले यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और
अभी अपने चैनल लर्न विद संस्कृत गुरु को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों, ताकि इससे रिलेटेड और भी वीडियो आपको तुरंत मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों। That's caught in the crossfire.